हेलो डियर लर्नर्स, आपका आज स्टार्ट होने जा रहा है एडवर्ब का पार्ट 2। तो एडवर्ब का पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आपको करना है। नेल्सन मंडेला हु वाज इन प्रिजन फॉर 21 ईयर्स बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये आपका होमवर्क है और सभी लोगों को इसके आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आंसर सभी लोगों को करना है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका घर का होमवर्क। अब हम लोग आते हैं आज एडवर्ब पे। तो जैसा कि हमने आपको एक क्वेश्चन दे रखा था, देखिए ये सेंटेंस हमने आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन के रूप में ऑलरेडी दे रखे थे। तो उम्मीद करते हैं सभी ने इसको कर लिया होगा, बट किसी ने भी इसके आंसर अभी तक मेरे पास 2-3 लोगों को छोड़कर किसी ने नहीं भेजे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आगे आप लोग इसके आंसर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने रिप्लाई किया करेंगे। ओके, तो पहले आप मुझको इसका 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएगा कोई? 1 मिनट वीडियो को पॉज करिए और जो इसका 3rd नंबर क्वेश्चन लिखा है, द फैक्ट वाई ही हैज फेल्ड द एग्जाम इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क प्रॉपरली। इसका आंसर जल्दी से अपनी कॉपी में करिए, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर करिए। चलिए इसका आंसर करने से पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका सभी लोग आंसर बताइए। और जहां तक जानते हैं कि इसका आंसर सभी लोग जानते भी होंगे, द रीजन वाई ही हैज फेल्ड द एग्जाम इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क प्रॉपरली। तो आप सभी लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से। जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा होगा उसको इसके आंसर पता होंगे। तो देखिए आप लोग ने इसके आंसर कर भी लिए होंगे और आप सभी का आंसर ये होगा कि यहाँ पे जो ये बिकॉज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आपका? बिकॉज, कि यहाँ पे बिकॉज नहीं होगा और बिकॉज की जगह होगा क्या? दैट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। द रीजन वाई ही हैज फेल्ड द एग्जाम इज दैट ही डिड नॉट वर्क प्रॉपरली। तो ये हम लोगों को पता रहता है, सभी ने अपने आंसर भी बना लिए होंगे। अब बात है ये कैसे सॉल्व कैसे किया। तो देखिए इसमें बहुत लोगों के अपने अपने अलग तरीके होते बताने के। बहुत लोग तो इसको इस तरीके से रटा देते हैं कि आपको रट लो कहीं भी द रीज़न दिख जाए तो द रीज़न के साथ आप क्या नहीं लगा सकते हैं? ड्यू टू, ओइंग टू, फिर तीसरा आपको याद करा दिया जाएगा बिकॉज। कि जहां भी आपको द रीजन दिख जाए उसके साथ ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो लोग बताते हैं द रीजन का मतलब भी होता है कारण बताना और इनका मतलब भी होता है कारण बताना। तो दो चीजें एक साथ नहीं लिख सकते हैं एक जैसी बताने वाली, ऐसा वो लोग लिख देते हैं। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब इलॉजिकली आंसर होते हैं कि हमको याद करा दिया, पेपर में मेरा आंसर सही हो गया। बार बार एसएससी ऐसे ही पूछता है द रीजन लगा के, आप भी कॉस काट के दैट कर देते हो तो आपको नंबर मिल जाते हैं और आपको लगता है कि हमने चीज़ें सही कर ली हैं। लेकिन ये इसका सही तरीका नहीं है। ठीक, इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका क्या हम आपको समझाते हैं। देखिए कल हमने आपको पढ़ाया था लिंकिंग वर्ब, याद होगा आपको क्या बताया था? लिंकिंग वर्ब। और हमने एक चीज बताई थी, लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है? स्टेट बताना। अच्छा, लिंकिंग वर्ब बोलते किसे हैं? बोलते तो बहुत सारी वर्ब होती जो लिंकिंग वर्ब है, लेकिन अभी हम आपके सामने लिख दे रहे हैं इज, एम, आर, वास और वर। होती और भी हैं लेकिन अभी इतना लिख रहे हैं। इज, एम, आर, वास, वर को क्या बोला जाता है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा उसके क्या आते हैं? कॉम्प्लीमेंट। क्या आते हैं उसके? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का काम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का काम होता है सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन देना। यानी कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश में या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे या फिर क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। तो ये बात आपको सीख लेनी है कि इज, एम, आर, वास, वर्ब जब खुद मेन वर्ब के रूप में आते हैं तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं और स्टेट बताने का काम करते हैं। इनके बाद कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव।
एडवर्ब नहीं आ सकता है, जैसा कि हमने इसके पहले पार्ट में समझाया था एडवर्ब क्यों नहीं आ सकता है। ठीक, तो अब हमको देखना है, अब आते जरा हम लोग अपने सेंटेंस पे फिर से। ये जो बिकॉज लिखा हुआ है, बिकॉज, तो आप देख रहे होगे जो बिकॉज होता है ये एडवर्ब ऑफ रीजन का रिप्लाई होता है, वाई का। और पहले ही पार्ट में हम आपको समझा चुके हैं एडवर्ब के कि एडवर्ब ऑफ रीजन यानी वाई का रिप्लाई, जो वर्ब से वाई का रिप्लाई निकाल दे वो क्या होते हैं, तो आप कहोगे वो एडवर्ब होते हैं। अच्छा, यानी बिकॉज से बनी क्लास कौन सी क्लास होगी, क्योंकि ये भी क्यों का रीजन निकालता है, तो बिकॉज से बनी क्लास कौन सी क्लास होगी, एडवर्ब क्लास। अच्छा, उसके पहले देखिए क्वेश्चन में लगा क्या हुआ था। अब आप जरा क्वेश्चन के पास आइए। क्वेश्चन में क्या था ये मेरे, द रीजन वाई ही हैज फेल्ड द एग्जाम। तो जो लिखा हुआ था वाई ही हैज फेल्ड द एग्जाम, ये पूरा ये एग्जाम तक, ये तो द रीजन का डिस्क्रिप्शन हो गया, यानी द रीजन इसका नाउन हो गया और वाई ही हैज फेल्ड द एग्जाम ये इसका एडजेक्टिव हो गया, जो नाउन द रीजन के लिए आ रहा था। यानी नाउन प्लस एडजेक्टिव मिलकर क्या बन गए, सब्जेक्ट बन गए। यानी पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा ये क्या हो गया, तो आप कहोगे ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें इज क्या है देखिए, तो आप कहोगे इज लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं उसके, तो आते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। यहाँ पे बिकॉज से बनी क्लास कौन सी क्लास होगी ये पूरी, तो आप कहोगे एडवर्ब क्लास। तो अब आप खुद देख रहे होंगे यहाँ कॉम्प्लीमेंट आप तो एडवर्ब बनाए दे रहे हो, जो गलत हुआ कि नहीं हुआ आपका, तो बिल्कुल गलत हो गया। तो फिर हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि क्लास कौन सी क्लास बन जाए, नाउन क्लास बन जाए, क्योंकि आपको जैसे ही नाउन क्लास आप बना लोगे तो वो कॉम्प्लीमेंट के अंदर गिना जाने लगेगा। तो हमको किसी ने समझाया कि भैया दैट से बनी क्लास, दैट से बनी क्लास कौन सी क्लास होती है, नाउन क्लास। तो आपको याद रखना है कि दैट से बनी क्लास कौन सी क्लास होती है, नाउन क्लास। इसीलिए हमेशा बिकॉज को हटाकर दैट का यूज किया जाता है, जिससे ये नाउन क्लास बन जाएगी और एज अ कॉम्प्लीमेंट ये यूज होने लगेगी। तो ये इसका रियल कारण है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी समझ में। अच्छा, जब ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब अपने आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे, जो हमने आपको दे रखा था। देखिए क्वेश्चन दे रखा था द फैक्ट वाई ही हैज फेल्ड द एग्जाम। तो जो हमने द फैक्ट लिख रखा है ये हो गया नाउन, वाई ही हैज फेल्ड द एग्जाम ये इसका क्या हो गया, पूरा डिस्क्रिप्शन जो फैक्ट के लिए आया, तो ये एडजेक्टिव हो गया। नाउन प्लस ये नाउन और ये एडजेक्टिव पूरा ये मिलकर क्या बन जाएंगे, नाउन प्लस एडजेक्टिव, तो आप कहोगे सब्जेक्ट। फिर ये देखिए इज क्या आई हुई है, तो आप कहोगे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद उसके क्या आते हैं, आप कहोगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में ये कौन सी हमने क्लास लगा दी, बिकॉज, जो क्या बना रही होगी, एडवर्ब। हमको एडवर्ब नहीं बनाना है, बनाना कौन सा आगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। देखिए प्रोनाउन क्लास कोई होती नहीं है, एडजेक्टिव क्लास लगा नहीं पाओगे या होती नहीं है आपके पास, होती कौन सी, नाउन क्लास। और नाउन क्लास बनती कैसे है, दैट की मदद से। तो हम इसीलिए दैट लगा के जो भी क्लास ये पूरी बनाएंगे यहाँ तक, ये कौन सी क्लास बन जाएगी, नाउन क्लास, और इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आया क्यों बिकॉज हटके दैट लगा है। अब देखिए ये वहाँ उनको दिक्कत होने वाली है जिन लोगों ने रटा था द रीजन के साथ नहीं आता है बिकॉज। अब हमने यहाँ तो द रीजन लिखा ही नहीं, हमने यहाँ क्या लिख रखा है, द फैक्ट। अब आप कहोगे कि आपने तो याद कर रखा था कि द रीजन दिखेगा तभी हम ऐसा करेंगे। अब बताइए यहाँ कहीं द रीजन है क्या, नहीं है, तब भी आपका बिकॉज गलत था और दैट आ रहा है। तो इसका रियल कॉन्टेक्स्ट समझिए कि आखिर ये गलत होता क्यों है। बात समझ में आई कि नहीं आई, अच्छा ठीक है। फिर ऊपर के जो दो क्वेश्चन आप देख रहे हो उसमें ड्यू टू और ओइंग टू का यूज है, तो एक बार जरा हम ड्यू टू और ओइंग टू क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं सही से। चलिए ड्यू टू और ओइंग टू को अच्छे से समझा जाए कि आखिर ये क्या चीज है, डूइंग टू, ओइंग टू। चलिए समझते हैं। अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए ड्यू टू एंड ओइंग टू। पहला हम लिख रहे हैं ड्यू टू और दूसरा लिख रहे हैं ओइंग टू। देखिए पहला तो एक आपको डिफरेंस ये समझना है, जो ड्यू टू होता है ये एक इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम करता है, ड्यू टू एडजेक्टिव की तरह। और जो ओइंग टू होता है ये एडवर्ब की तरह काम करता है।
ये किसकी तरह काम करता है? एडवर्ब की तरह। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ड्यू टू एज अ एडजेक्टिव काम करता है, ओइंग टू एज अ एडवर्ब काम करता है। तो आपने कहा ठीक है, ये बात हम समझ गए। यानी जब कभी भी आपको कॉम्प्लीमेंट बनाना होगा, क्या बनाना होगा आपको? कॉम्प्लीमेंट। तो बताइए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेंगे, एडजेक्टिव की एडवर्ब? तो आपका आंसर होगा एडजेक्टिव। यानी जब भी कॉम्प्लीमेंट जरूरत होगी हम किसका यूज करने वाले हैं? ड्यू टू का, ना कि ओइंग टू का। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो आप कहोगे क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा इसको करिए। द फेलियर इज, द फेलियर इज, इन तीनों में आप अपनी तरफ से ड्यू टू और ओइंग टू को आपको फिल करना। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसमें ड्यू टू या ओइंग टू फिल करिए। चलिए, उम्मीद करते कि आपने कर लिए होंगे। अच्छा, पहले में लिखा द फेलियर इज, यहाँ पे इज क्या है? तो आप कहोगे इज लिंकिंग वर्ब है। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं? कॉम्प्लीमेंट आते हैं। कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होते हैं। अगर हमने पहले में लिख दिया ओइंग टू, ओइंग टू तो एडवर्ब बन जाएगी जो कॉम्प्लीमेंट हो नहीं पाएगा। इसलिए पहले में आंसर क्या आएगा? तो आप कहोगे पहले में आंसर आएगा आपका ड्यू टू। पहले में आंसर क्या आएगा? ड्यू टू। क्लियर? चलिए, दूसरे में आइए, हिज सक्सेस वाज फिर लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद फिर कॉम्प्लीमेंट आते हैं, तो फिर से आंसर क्या सही हो जाएगा? ड्यू टू। तीसरे में आइए, द राइज इन क्राइम इज मेनली सोशल फैक्टर्स। अच्छा, इज क्या है? तो आप कहोगे लिंकिंग वर्ब। मेनली क्या है? एडवर्ब। और एडवर्ब के बाद वैसे भी एडजेक्टिव आते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो और देखो, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? एडजेक्टिव। क्लियर? तो ये देखिए, कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? ड्यू टू। फिर से ड्यू टू आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? अच्छा, बहुत लोग जो नहीं जानते हैं ड्यू टू ओइंग टू की मीनिंग क्या होती है। तो ड्यू टू या ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ। ये बात क्लियर हो गया? बिकॉज ऑफ। तो चाहे ड्यू टू लगाना, चाहे ओइंग टू लगाना, उनकी जगह चाहे बिकॉज ऑफ लगा लेना। तो आप यहां से उम्मीद करते हैं ड्यू टू और ओइंग टू के बीच डिफरेंस सीख गए होंगे। अगर ये डिफरेंस सीख गए हैं तो हम कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप जरा वो करके देखिए। लीजिए, लिखा हुआ है ही वाज सेइंग नो वर्ड्स हर एंगर। फिर दूसरा लिखा हुआ ही वाज डूइंग द वर्क स्लोली द इंजरी। तो देखिए, अगर आप पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये देखिए, ही वॉज डूइंग द वर्क स्लोली, वह अपना काम कर रहा था। स्लोली माने धीरे। क्यों? इंजरी, इंजरी के कारण। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि ड्यू टू आएगा कि ओइंग टू? बताइए जल्दी, इसमें ड्यू टू आएगा कि ओइंग टू आएगा? तो देखिए, इसमें बहुत लोगों का आंसर होगा ओइंग टू। क्यों उनका आंसर ओइंग टू होगा? क्योंकि उनने पढ़ा ड्यू टू एडजेक्टिव होता है। ड्यू टू क्या होता है? एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव कब आते हैं? जब हमको ऐसा कॉम्प्लीमेंट चाहिए हो। अब आप देख रहे हो यहाँ तो कोई कॉम्प्लीमेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ डूइंग क्या लगी हुई है? एक्शन वर्ब। और एक्शन वर्ब में तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए नहीं होता है। तो फिर इसमें आंसर क्या होना चाहिए? ओइंग टू। अच्छा, क्या इतना ही सरल है इसको समझना? देखिए, ये इतना सरल नहीं है। अगर इतना सरल होता तो आप अधिकतर टीचरों के नोट्स में ओइंग टू और ड्यू टू के भी डिफरेंस लिखा पाए होते। लेकिन ना कोई इसके बारे में बात करता है कि क्या होता है ओइंग टू, क्या होता है ड्यू टू। क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, जब इंसान को नहीं पता होता इसके बारे में तो कह देते कहीं भी कोई लगा लो। लेकिन ऐसा सही नहीं है। आप किसी अच्छे लेवल का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे ड्यू टू की जगह ओइंग टू या ओइंग टू की जगह ड्यू टू लगाने के लिए आपको एक बार चीज़ों को अच्छे से देखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम इसको अच्छे से आज समझ लेते हैं कि कब ड्यू टू लगता है, कब ओइंग टू लगता है। तो देखिए, जब लिंकिंग वर्ब होगी तब क्या होगी? लिंकिंग वर्ब। तो ये फिक्स है कि लिंकिंग वर्ब के बाद तो ड्यू टू ही आना है, क्योंकि एज अ कॉम्प्लीमेंट तब ओइंग टू नहीं आएगा। लेकिन अगर एक्शन वर्ब है, लेकिन अगर कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब है, तब आपको देखना है क्या आएगा? ड्यू टू आएगा कि ओइंग टू? कब के लिए? जब कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब है। तो अब देखिए, ड्यू टू कब आएगा और कब ओइंग टू आएगा।
ये हम बात कर रहे हैं जब एक्शन वर्ब हो। लिंकिंग वर्ब में तो अकेले ड्यू टू आएगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब एक्शन वर्ब होगी तब आपको ये डिफरेंस निकालना है। तो बात समझिए, ड्यू टू होता है कॉज, ड्यू टू क्या होता है कॉज, जबकि ओइंग टू क्या होता है रीजन। और रीजन और ये वाई का रिप्लाई लेके आता है, रीजन और किसका रिप्लाई लेके आता है वाई का। तो अब आपको अभी ये बात नहीं समझ में आई हुई क्या कॉज होता है क्या रीजन होता है। तो देखिए इस बात को और थोड़ा गहराई में जाके समझाते हैं। कि क्या डिफरेंस होता है रीजन और कॉज में। देखिए कॉज वो होता है जो हम लोग अपनी तरफ से नहीं करते हैं, सिचुएशन ऐसा कर देती हैं या चीजें ऐसा कर देती हैं, उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं होता, उसमें रोल होता है सिचुएशंस का। हम लोग ना भी चाहते हुए हम लोग की चीजें चली जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग मैच देख रहे थे टीवी पे, टीवी बंद हो गई। टीवी क्यों बंद हो गई? क्योंकि लाइट चली गई। इसमें हम लोग का अपना पर्सनली रोल कोई नहीं है। कॉज क्या था? लाइट चली गई, लाइट के कारण टीवी बंद हो गई। तो इसमें कॉज क्या था? जिसमें हम लोग का अपना पर्सनली कोई रोल ना हो, बल्कि कोई बाहर की चीज हो के, सोर्स हो के उस चीज को डिसकंटिन्यू या कोई भी अपना इफेक्ट दिखा दे, इसको बोलते हैं कॉज। रीजन क्या होता है? जब हमको पता हो, हम आपसे पूछें कि आपने ये काम क्यों किया, तो आप हमको बताओगे कि ये रीजन थे, इसके कारण हमने ये काम किया। यानी इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब रीजन होगा, जब क्या होगा? रीजन। तो रीजन में हम आपसे पूछेंगे क्यों किया, यानी वो काम आपने इंटेंसली खुद ही किया होगा, यानी वो काम आपने सेल्फ यानी खुद ही इंटेंशनली किया होगा, उसमें आपका इंटेंशन ना होगा करने का कोई, वो आपने जानबूझकर किया होगा। और जब आप कॉज कहोगे तो उसमें आपका कोई रोल नहीं होगा, आप उन चीजों को करना भी चाहते होगे लेकिन सिचुएशन ने अपने आप करा दिया होगा, तो इसमें आपका रोल नहीं होगा, चीजें ऑटोमेटिक हो गई होंगी। बस इतनी सी बात आप समझना, ठीक। ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी क्योंकि आप लोग ने चीजें रटना चालू कर दी थी, रट रट के पढ़ रहे थे, तो ये आपका कॉन्सेप्ट चेंज हुआ तो थोड़ी सी आपको दिक्कत तो होनी पड़ेगी। और ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है तो इसमें दिक्कत होना नॉर्मल सी बात है। अच्छा, जैसे देखिए आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ, पहला पहला पढ़िए जरा आप। ही वॉज डूइंग द वर्क स्लोली, वह अपना काम बहुत धीमे धीमे कर रहा था। अब मान लीजिए यहां पे हमने आंसर लगा दिया बाई चांस ड्यू टू, बाई चांस आंसर क्या लगा दिया? ड्यू टू। हमने इसमें आंसर कर दिया अपना ड्यू टू। अच्छा, ड्यू टू क्या होता है? ड्यू टू तो कॉज होता है, और कॉज क्या होता है? वो हम लोग नहीं करते हैं, सिचुएशन अपने आप ऐसा कर देता है। तो अगर ड्यू टू आंसर सही होगा तो उसका देखिए मतलब क्या निकलेगा कि वह अपना काम स्लो कर रहा था। क्यों स्लो कर रहा था? तो हमने आंसर लगाया ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है कोई कॉज रहा होगा जिसके चलते वो काम अपने आप स्लो हो रहा होगा, उससे वो स्लो नहीं कर रहा है जान के, वो चाह रहा होगा तेज करना कि हम इस काम को तेज कर लें, लेकिन क्या है उसके आगे इंजरी लगी हुई है कि उसकी इंजरी हो गई है कि वो चाह कर भी वो काम तेज नहीं कर पा रहा है। यानी कॉज क्या हो गई? ये इंजरी। और इंजरी ने कॉज क्या किया? उसके क्या रिजल्ट आए कि वो काम को धीमे धीमे कर पा रहा है, बल्कि वो चाहता हो सकता तेज करना लेकिन तेज कर ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि ये कॉज बैठा हुआ है। तो उसमें उसने इंटेंशनली तो काम धीमे कर नहीं रहा है, सिचुएशन उससे धीमे करवा रही है। तो इस केस में मेरा ड्यू टू सही हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आप कहोगे बिल्कुल, कई बार चोट लग जाती है, हम लोग चाहते भी हैं कि इस काम को जल्दी करें लेकिन पूरे नहीं कर पाते हैं चोट के कारण। तो हम लोग का उसमें कोई इंटेंशन नहीं होता काम धीमे करने का, लेकिन मजबूरियां करा रही होती धीमे। तो ये बात के कारण ड्यू टू सही हो गया। तो आप कहोगे बिल्कुल बात सही है, ड्यू टू सही हो गया। अच्छा, अब जरा यही चीज हम ओइंग टू से एक बार करके देखते हैं। हमने करके देखा ओइंग टू। अच्छा, अगर ये यहां पे आंसर ओइंग टू सही हुआ, बाई चांस आंसर ओइंग टू सही हुआ, तब तो ओइंग टू क्या होता? रीजन। रीजन कब आता है? जब कोई काम आप इंटेंशनली करिए। तो इसमें क्या आ जाएगी आपकी घूम फिर के? इंटेंशन। यानी सॉरी सॉरी एक सेकेंड, कहाँ पे हो गया?
एक सेकेंड। ठीक है, तो देखिए अगर ओइंग टू आएगा तो ओइंग टू में क्या है, रीजन। और रीजन कैसा होता है, इंटेंशनली, कि यानी ये काम ऑटोमेटिक नहीं हो रहा था, आप खुद कर रहे थे, वो किन्हीं भी कारणों से कर रहा हो, लेकिन उस पर किया किसने उस काम को, आपने। तो इसका मतलब ये निकलेगा ही वॉज डूइंग द वर्क स्लोली, कि वह खुद काम को जान के धीमे धीमे कर रहा था। क्यों धीमे कर रहा था, ओइंग टू द इंजरी, कि जो उसके इंजरी है उसके कारण वो जानकर काम को धीमे धीमे कर रहा था। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि उसको लग रहा हो कि अगर हम तेज काम करेंगे तो इंजरी और मेरी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर ने उसको एडवाइस दी होगी कि भाई इंजरी है तो ये काम धीमे धीमे करना। वो चाहे तो तेज कर सकता था, इसकी मीनिंग ये निकलेगी, दूसरी मीनिंग कि वो चाहे तो क्या तेज कर सकता था, लेकिन वो जान के तेज क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि कहीं इंजरी में और ज्यादा दिक्कत ना आ जाए। तो ये भी लॉजिकली सही होता है। तो आप कहोगे यहां तो ओइंग टू का भी मीनिंग सही जा रहा है, ड्यू टू का भी मीनिंग जा रहा है। तो अगर दोनों मीनिंग आपकी लॉजिकली सही जा रही हैं तो फिर आपके आंसर वहां पे दोनों हो सकते हैं। तो आप कई बार देखोगे कि ड्यू टू की जगह ओइंग टू जगह ड्यू टू लग सकता है, या आप दोनों कई जगह लगे देखोगे, बस उन दोनों की मीनिंग बदल गई होंगी। उन दोनों की मीनिंग क्या हो गई होंगी, बदल गई होंगी। एक में वो तेज करना चाहता था लेकिन सिचुएशन ने उसको मजबूर कर दिया, वो तेज नहीं कर पा रहा। एक में वो चाहे तो तेज कर सकता है लेकिन वो जान के धीमे कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि, ये बात समझ में आ गई सभी को अच्छे से। अब इसका मतलब आप लोग समझ लोगे कि इसका मतलब हर जगह ओइंग टू की जगह ड्यू टू लगा दो, ड्यू टू की जगह ओइंग टू लगा दो। देखिए ऐसा नहीं है। एक अंतर तो हम देख ही चुके हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आने वाले हैं, ड्यू टू, क्योंकि वो एडजेक्टिव होते हैं, एज अ कॉम्प्लीमेंट आएंगे। एक्शन में भी हमने क्या सीखा, ड्यू टू भी आ सकता है, ओइंग टू भी आ सकता है। पहले ही क्वेश्चन ऐसा मिल गया जिसमें दोनों आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप कहोगे इसका मतलब दोनों आ सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो जरा पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ही वॉज सेइंग नो वर्ड्स, वह कुछ नहीं बोल रहा था, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है क्यों नहीं बोल रहा था, वाई, क्यों नहीं बोल रहा था। वाई का रिप्लाई कौन देते हैं, तो आप कहोगे एडवर्ब देते हैं। तो हमने आंसर मान लीजिए एडवर्ब ये सही कर दिया आपका, ओइंग टू। अच्छा, ओइंग टू का मतलब हो गया इंटेंसली, यानी वो चाहता तो बोल सकता था लेकिन वो बोल ही नहीं रहा था। क्यों नहीं बोल रहा था, हर एंगर, हर कोई दूसरे के लिए बात करे उसके एंगर के कारण उसको ये लग रहा होगा कि भाई सामने वाला वैसे भी इतना गुस्सा है कि अगर हम और बोलेंगे तो ये मेरे ऊपर और ज्यादा गुस्सा करेगा। तो हो सकता है ये चीज वो जान के ना बोल रहा हो कि चलो थोड़ी देर सुन लिया जाए, वरना बोलना तो हम भी चाहे बहुत बोल सकते हैं लेकिन अभी बोलने का सही समय नहीं है। तो उसने जान के कोई वर्ड नहीं बोले, क्यों, क्योंकि सामने वाली की गुस्से को देखकर। तो ये इंटेंशनली हो गया, तो उस हिसाब से तो ओइंग टू सही है। अच्छा, अब मान लीजिए किसी ने इसको दूसरी तरीके से भी देख लिया और उसने कह दिया हम इस बार ओइंग टू नहीं लगाएंगे, इसकी जगह क्या लगाएंगे, हम ड्यू टू लगाएंगे। तो देखिए क्या ड्यू टू वाले सही होंगे, ड्यू टू का मतलब आप नहीं करोगे, सिचुएशन आपसे जबरदस्ती करवाएंगी। यानी ड्यू टू का मतलब ये निकल के आएगा, ड्यू टू का मतलब क्या निकल के आएगा कि आपसे सिचुएशन ऐसा करा रही है। अब जैसे ही वाज सेइंग नो वर्ड्स, वह कुछ नहीं बोल रहा था। क्यों नहीं बोल रहा था, उसके गुस्से के आगे। तो उसका मतलब होगा वो आगे बोलना भी चाहता था, वो उससे लड़ना भी चाहता था, लेकिन उसने इतना ज्यादा गुस्सा दिखा दिया कि वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं सका। ही वॉज सेइंग नो वर्ड्स ड्यू टू हर एंगर, यानी वो चाहता तो था उससे बोलने, सोच के आया था कि मैं आज बहुत कुछ बोलूंगा, लेकिन उसने इतना ज्यादा गुस्सा दिखा दिया कि वो चाह कर भी कोई चीज बोल ना सका। तो आप देख रहे होगे इस केस में यहां पे ड्यू टू भी सही है, क्योंकि ड्यू टू बन जाएगा एंगर के लिए, कि उसका एंगर इतना ज्यादा था कि वो कुछ बोल नहीं पाया। चाहता बहुत था बोलना लेकिन बोल ही नहीं पाया, जो भी सोच के आया था सब भूल गया उसके एंगर के आगे। तो यहां पे फिर आपने देखा ओइंग टू भी सही है, ड्यू टू भी सही है। तो यहां पे हमको कॉन्टेक्स्ट को समझा, या ड्यू टू ओइंग टू दोनों सही है। अब जरा तीसरा आते हैं, मीटिंग वाज कैंसल्ड। मीटिंग को क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। फिर आपका क्वेश्चन उठेगा वाई, क्यों कैंसिल कर दिया गया था। अच्छा, वाई का रिप्लाई कौन देते हैं, तो आप कहोगे वाई का रिप्लाई तो एडवर्ब देते हैं। वाई का रिप्लाई कौन देते हैं, एडवर्ब देते हैं। तो यहां पे होना चाहिए था मीटिंग वाज कैंसिल्ड ओइंग टू आ वेट वेदर। ओइंग टू यहां एडवर्ब बन जाएगा जो वाई का रिप्लाई इजिली ले लेगा। अच्छा, लेकिन अगर आपने ओइंग टू लगाते हैं, आप क्या लगाते हैं, ओइंग टू,
तो हमको जरा ये बताइए ओइंग टू का मतलब क्या निकलेगा। तो आप कहोगे ओइंग टू का मतलब निकलेगा इंटेंशनली, कोई काम जान के करना। यानी मीटिंग को हमने कैंसिल कर दिया, क्यों? वेट वेदर के कारण। यानी हमने देखा बाहर कि मौसम बड़ा खराब है, तो मौसम खराब था इसलिए हमने सूचना दे दी कि एक काम करो आज मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि खराब मौसम में कोई आएगा तो हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई इसको दिक्कत हो जाए। तो इन सिचुएशन को देखते हुए हमने जान के खुद हम लोग ने मीटिंग को कैंसिल कर दिया। तो इस केस में हमारा ओइंग टू सही हो जाएगा। फिर किसी ने दूसरी सिचुएशन ली, उसने ड्यू टू लगा दिया। अब ड्यू टू से देखो क्या सिचुएशन बन रही है। अब मान लीजिए हम लोग चाहते हैं मीटिंग करना, हम लोग चाहते हैं कि नहीं मीटिंग हो और हम सब बिल्कुल तैयार खड़े अपने घर से निकलने के लिए, लेकिन मौसम इतना खराब है, इतना पानी गिर रहा है कि हम लोग चाहते तो हैं जाना लेकिन मजबूर हैं, चाह कर भी हम लोग वहां पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्यों? मान लीजिए मौसम बहुत खराब है, कंटिन्यू पानी चल रहा है, बाढ़ आ ही रही है बराबर, तो आप चाहते तो हो लेकिन मजबूरी इतनी आपके सामने है बैड वेदर की कि आप जा ही नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हो बल्कि बाहरी कोई सोर्स है जिसका फर्क ये आ रहा है, रिजल्ट ये आ रहा है कि वो आपको काम करने नहीं दे रहा है। तो इस केस में भी आप देख रहे होगे कि यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ड्यू टू। तो फिर से हमने देखा ओइंग टू भी सही था, ड्यू टू भी सही था। अच्छा, इससे तो लग रहा है हर जगह आप ओइंग टू की जगह ड्यू टू लगा दो, ड्यू टू की जगह ओइंग टू लगा दो, आंसर सही होते जाएंगे। लेकिन इतना इजी नहीं है ये चीज। अब आगे और सेंटेंस में आते हैं, अगला पढ़िए। ही वॉज ट्राइंग टू डू इट, वह यह करने की कोशिश कर रहा था, बट ही कुड नॉट डू इट। अच्छा, कुड नॉट का मतलब होता है उसने कोशिश तो की लेकिन वो कर नहीं सका। कुड नॉट का मतलब क्या होता है? उसने कोशिश तो की लेकिन वो काम कर नहीं सका। बट ही कुड नॉट डू इट, लेकिन वो कर नहीं सका। कॉलिक का मतलब होता है पेट दर्द, पेट दर्द के कारण। तो पहले इसमें बताइए, अगर आप लगाओगे ओइंग टू, तो ओइंग टू का मतलब ये निकलेगा कि आपने जानबूझकर वो काम नहीं किया। ओइंग टू का मतलब इंटेंशनली निकल के आता है कि नहीं? तो ओइंग टू का मतलब जानबूझ के आपने काम नहीं किया। अगर यहाँ पे ओइंग टू ही लगाओगे तो फिर ये सब तो कहना बेकार हो गया कि वह तो कोशिश कर ही रहा था करने के लिए लेकिन वो कर नहीं सका। यानी उसने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि नहीं की? तो जब उसने कोशिश की तो आप ये कैसे कह सकते हो ओइंग टू लगा के कि नहीं उसने जानबूझकर अपना काम नहीं किया? तो ओइंग टू तो गलत हो जाएगा। तो फिर यहां पे आंसर क्या होगा चौथे वाले में? तो आप कहोगे इसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर होगा आपका ड्यू टू, कि पेट दर्द के कारण वो ये काम नहीं कर सका। वरना उसने तो पूरी जान लगा दी थी कि काम कर ले, लेकिन पेट दर्द इतना ज्यादा था कि वो काम को कर ही नहीं पाया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए ठीक, अगले में आते हैं। ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट, उसने तो देखिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था जितनी अच्छी कर सकता था, बट ही कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो चीजें पा ही नहीं सका। कैसे नहीं पा सका? द डार्कनेस, अंधेरे के कारण। तो के कारण के लिए या तो ओइंग टू या तो ड्यू टू। तो बात ये, अगर ओइंग टू लगा दोगे तो ओइंग टू तो इंटेंशनली निकल आता है। ओइंग टू क्या निकल आता है? इंटेंशनली, कि ये काम उसने जान के नहीं किया। तो बताइए, वो तो ऊपर लिखा वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था फिर भी लेकिन वो पा नहीं सका, यानी कोशिश उसने की, आप जानबूझ के उसका नाम नहीं कह सकते हो। सिचुएशन ऐसी थी कि उसने कोई चीज उसको ढूंढने नहीं दी। तो इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा आपका? ड्यू टू। तो इसका भी आंसर लिख लीजिएगा ड्यू टू। अगला देखिए, ही कुड नॉट गो टू स्कूल रेन। कुड नॉट का मतलब होता है कि हम कोई चीज, कुड नॉट का मतलब समझ लो कि हमने कोई चीज करने की कोशिश तो की लेकिन वो चीज हम कर नहीं पाए। ये कुड नॉट का मतलब ही होता है। तो ही कुड नॉट गो टू स्कूल, यानी उसने स्कूल जाने की कोशिश तो की लेकिन स्कूल जा नहीं पाया। यानी उसने जानबूझकर स्कूल की छुट्टी नहीं की है, उसने कोशिश की थी जाने की, वो स्कूल नहीं जा पाया। तो इंटेंशनली तो कोई काम हुआ नहीं है, यानी ओइंग टू तो आएगा नहीं। तो फिर आएगा क्या इसमें? ड्यू टू। तो आपको काफी बातें समझ में आई होंगी, कब ड्यू टू आएगा, कब ओइंग टू आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगला पेज देखिए। चलिए इसको करिए जल्दी से, इस पेज को भी चलिए डील करिए। पहला लिखा हुआ द मैच इज कैंसल्ड, जो मैच था उसको कैंसिल कर दिया गया था।
द स्टॉर्म, तूफान के कारण। तो अगर हम इतना लिख दें तूफान के कारण, तब तो आपके आंसर यहाँ पे ओइंग टू भी सही हो जाएगा, ड्यू टू भी। मान लीजिए तूफान आ गया, हम लोग मैच खेलना भी चाह रहे थे लेकिन तूफान इतनी तेज था कि उसने मैच खेलने नहीं दिया, तब तो ये तूफान का अपना कारण था, हम लोग ने जानबूझ के नहीं किया, तो ड्यू टू सही हो जाएगा। अब दूसरा मान लीजिए स्ट्रॉम, अगर सिर्फ इतना ही लिखा होता स्ट्रॉम, आगे नहीं पढ़ रहे हैं, विच इज अबाउट टू वो नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ स्ट्रॉम तक, अगर हम ऐसे देखें तो ओइंग टू भी सही हो जाएगा कि हमें लगा भाई तूफान आया हुआ है तो हम लोग ने क्या किया, मैच ही नहीं खेला, कि ऐसा ना हो तूफान से कोई चीज़ हम लोग को चोट पहुंचा दे। तो यहाँ पे तो आंसर ओइंग टू ड्यू टू सही हो सकता था जब तक द स्टॉर्म था तब तक। लेकिन आगे पढ़िए, विच इज अबाउट टू कम, जो आने वाला था, यानी अभी आया नहीं था, आने वाला था। इसका मतलब जब तूफान आया ही नहीं था तो तूफान ने हम लोग को खेलने से रोका कैसे होगा, उसने तो रोका नहीं होगा क्योंकि अभी तो वो आया ही नहीं है ना। हम लोग खुद रुक गए होंगे ये देखकर कि मौसम खराब हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तूफान आ जाए, तो रुके कौन होंगे, हम लोग खुद, ना कि तूफान ने रोका होगा। तो इस सेंटेंस में सिर्फ आपका आंसर क्या आने वाला भैया, ओइंग टू। तो यहां पे आप ड्यू टू नहीं लगा पाओगे, यहां पे सिर्फ आंसर क्या लगेगा, ओइंग टू। अच्छा, अगले सेंटेंस में देखिए, द ट्रैफिक जैम, यहां पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया, यहां पे आप लिख लीजिए वॉज, यहां ट्रैफिक जैम के पास वॉज, मतलब ये फिलर अलग है, अब ये फिलर इधर बनाया है, वो जैम लिखना था द ट्रैफिक जैम वॉज, फिर फिलर था वो मिसिंग हो गई थी एक जगह, तो लिखिए द ट्रैफिक जैम वॉज अ टेरिबल एक्सीडेंट। तो भैया वॉज क्या है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ड्यू टू होता है, तो यहाँ ओइंग टू का कोई सवाल ही नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट लग जाएगा वॉज ड्यू टू। तीसरे में आइए, द ट्रैफिक जैम हैपेंड, अब हैपन होना, घटित होना, तो ये क्या है, एक्शन है, तो अगर एक्शन है तो आपको देखना ये चीज हमने जानबूझकर की है, क्योंकि एक्शन में तो दोनों आ सकते हैं, ड्यू टू और ओइंग टू, जानबूझकर की है कि सिचुएशन के कारण हुई है। अब बताइए, जो ट्रैफिक जाम लगा था ये आपने जानबूझ के लगा दिया कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसके कारण लग गया है, तो आप कहोगे जाम कोई जानबूझ के नहीं लगाता है, सिचुएशन जाम को लगा देती है, तो सिचुएशन अगर लगाई है तो यहां पे आंसर क्या होगा, सिर्फ आंसर ड्यू टू सही। क्लियर, ठीक। अगले में आइए, हिज इलनेस ही इज वर्किंग स्लोली, बीमारी के कारण वह काम धीमे कर रहा है, तो यहां पे भैया आपका ड्यू टू भी सही होगा और यहां पे आपका ओइंग टू भी सही होगा। कैसे सही होगा दोनों, हम ये मान लेते हैं कि वो काम तेज करना तो चाहता है, वो काम बहुत तेज करना चाहता है, लेकिन बीमारी उसको ऐसी है कि वो काम उसको तेज करने नहीं दे रही है, यानी वो जो भी काम स्लो कर रहा है वो इंटेंशनली नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से तो ड्यू टू सही हो जाएगा। अब हम ये मान लेते हैं कि वो चाहे तो काम तेज कर सकता है, दूसरी सिचुएशन, चाहे तो तेज काम कर सकता है लेकिन वो जान के तेज नहीं कर रहा है, धीमे धीमे काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो बीमार है और डॉक्टर ने बोला कोई काम तेज ना करना, नहीं तो ऐसा ना हो और बीमार पड़ जाओ, तो हो सकता है वो काम को जान के धीमे धीमे कर रहा हो, तो उस केस में ओइंग टू भी सही हो जाएगा, बस मीनिंग दोनों की बदल जाएगी। ठीक, अब आते हैं अगले वाले में, हिज इलनेस ही कुड नॉट कंटिन्यू विद हिज स्टडी। अच्छा, कुड नॉट का मतलब क्या होता है कि वो चीज चाहता तो था करना लेकिन वो कर नहीं सका, मजबूरी दिखाता है कि वो चाहता था करना लेकिन कर नहीं सका, तो उस हिसाब से ये काम उसने जानबूझ के तो किया नहीं है बल्कि सिचुएशन ने उससे करवाया है, तो उस हिसाब से इसमें आंसर हो जाएगा ड्यू टू, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू। अगले वाले में आइए, द कंसल्ट हैज बीन कैंसल्ड लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो अगले वाले में देखिए, जो कंसल्ट थी उसको कैंसिल कर दिया गया था। अच्छा, कंसल्ट को कैंसिल कर दिया गया था, क्यों भैया, कैंसिल तो किया गया है ना, कि कंसल्ट अपने आप कैंसिल हो गई, तो आप कहोगे कंसल्ट अपने आप कैंसिल नहीं हुई, कंसल्ट को कैंसिल किया गया था। अगर कंसल्ट को कैंसिल किया गया तो हम लोग ने जानबूझकर किया होगा, जानबूझ के क्यों किया, क्योंकि हमें पता चला कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है, तो फिर हमको क्या करना पड़ा, उसको कैंसिल करना पड़ा, तो इसमें क्या लगना चाहिए आपका, ओइंग टू, कि द कंसल्ट हैज बीन कैंसल्ड ओइंग टू लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि हमने जानबूझकर उसको कैंसिल कर दिया। तो आपने देखा कई जगह दोनों आ सकती थे, कई जगह ओइंग टू ही आ पा रहा था, कई जगह ड्यू टू आ पा रहा सिर्फ, तो सारी चीजें उम्मीद कर रहा है आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अगला देखते हैं, कोई स्लाइड तो नहीं बची, ये बची हुई है।
टाइम कितना हो गया? टाइम बहुत हो गया। चलिए अच्छा, ये चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है इसका, अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और रह गई हैं, तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको यहीं से उठाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताएंगे, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है, ऑफलाइन क्लास होती है, तो ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया, इस चक्कर में इस क्लास को अभी यहीं से स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये वीडियो पूरा नहीं हुआ है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करने बाकी हैं।